हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज काजल मैम। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ टीचर्स अड्डा 24/7 पे। जल्दी से आ जाएं, जल्दी से जुड़ जाएं मेरे साथ। और जितने भी बच्चों को क्लास नहीं मिलती है, मैं भी देख रही थी आयुष सर की क्लास में आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि हमें मैम की क्लास नहीं मिल रही है। तो मैम की क्लास ढूंढने के लिए ज्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ेगी। जैसे ही आयुष सर की क्लास खत्म होती है वैसी वैसी मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो आयुष सर ने क्लास छोड़ी नहीं और हमने स्टार्ट करी नहीं, बस बीच में 2-3 मिनट का अंतर जरूर रहेगा, उसमें आप आराम करिएगा। उसके बाद बैक टू द क्लास। सो दिस इज योर काजल मैम। हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, टाइम हो गया तो हम भी आ गए हैं। सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में, जिसने वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी के सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हेलो दयानंद, हेलो पिंकी, हेलो जितेंद्र, हेलो पिंटू, हेलो दिव्या, हेलो सूर्यवंशम, हेलो अमृता, हेलो नीतीश कुमार, सभी को मेरी तरफ से हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को। सो देखिए, एक बार जितने भी बच्चे हैं एक बार नया टाइम टेबल देख लीजिए कि मेरी क्लास कब होती है। मेरी क्लास होती है आपकी 3 बजे साइंस पेपर सेकंड के लिए। मेरी क्लास होती है दोपहर के 3 बजे पेपर सेकंड के लिए। दिस इज योर पेपर सेकंड। ये आप लोगों का विज्ञान है, ये हूं मैं। टाइम रहेगा आप लोगों का 3 बजे। 3 बजे मेरे साथ जुड़ना कोई ना भूले यहाँ पर, ठीक है। टाइम तो आप देख ही पा रहे होगे। तो बढ़िया से हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। चलो दोस्त, गुड मॉर्निंग नहीं भाई, गुड आफ्टरनून। सो आप लोगों का अगला सवाल है ये रहा। आप लोगों से पूछा जा रहा है, आप लोगों से किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है? आप लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी युक्ति अपने कार्य में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत का प्रयोग नहीं करता। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा किस चीज के बारे में, आप लोगों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। टीजीटी कंप्यूटर साइंस का बैच कब तक आएगा? देखिए, जब भी आएगा आपको इत्तला कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी कोई बैच नहीं है, जैसे ही आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। तो ये प्लीज कॉपी पेस्ट करना बंद कर दीजिए। आप लोगों को बड़े अच्छे से पता होगा कि जितना भी आप लोगों का करंट कैरिंग वायर होता है, क्या होता है आप लोगों का करंट, जितना भी आप लोगों का करंट कैरिंग वायर होता है, ये अपने साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट करके चलता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? अपने साथ साथ ये एक मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट करके चलता है। क्या होती है इसके पास? विद्युत तार है, ये विद्युत धारा इसमें बह रही है। विद्युत धारा के साथ साथ इसमें क्या बहता है? इसमें आप लोगों का चुंबकीय धारा बहती है। कौन सी धारा होती है मेरे प्यारे दोस्तों? आप लोगों की चुंबकीय धारा होती है। और ये क्या करता है? ये आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स मुझे नमस्ते कर रहे हैं, सभी को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये क्या कहलाता है आप लोगों का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है, तो भैया इसका सही जवाब होगा आप लोगों का इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर में ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का नहीं देखा जाता। आपसे पूछा जा रहा है किस चीज के बारे में? आपसे पूछा जा रहा है डज नॉट इन्वॉल्व। आपसे किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है? कि जो नहीं हो सकता। तो इसमें से क्या चीज ऐसी है जो नहीं हो सकती? वो इलेक्ट्रिक हीटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटर के लिए सिर्फ हीट की जरूरत होगी, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। आप लोगों के मैग्नेट का वहां पर कोई भी हिसाब किताब नहीं है। बल्कि आप मोटर का सिद्धांत लगा लो, आप अपने जनरेटर का सिद्धांत लगा लो, आप इलेक्ट्रिक बेल का सिद्धांत लगा लो, तो आप लोगों का विद्युत धारा के चारों तरफ आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, चुंबकीय धारा बन जाती है। और इस प्रोसेस को हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला था। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था? इस प्रोसेस को हमने बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपके सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन से उसमें नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं होता। तो आपका किस में नहीं होता? आप लोगों के इलेक्ट्रिक हीटर में ये चीज नहीं पाई जाती, नहीं देखी जाती। क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, दोस्तों सभी के सभी एक बार वीडियो को जोरदार तरीके से लाइक करेंगे और वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट हम लोग आपसे बात करेंगे किस चीज के बारे में? नेक्स्ट आप लोगों का जो अगला सवाल है वो है ये। आपसे पूछा जा रहा है किसी चीज के बारे में, आपसे पूछा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट पानी में तैर रहा है, उसका कुछ वॉल्यूम सरफेस से ऊपर है,
कुछ मतलब एक चीज है, आधी डूबी हुई है आधी बाहर है। मैं थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ आप लोगों को डायग्राम। कुछ ऐसा सा मामला है साहब, इधर पानी है ढेर सारा, इधर आप लोगों का ब्लॉक है, तो ये आप लोगों का इतना ब्लॉक आप लोगों का डूबा हुआ है। तो इसके बारे में आप लोगों को 4 स्टेटमेंट्स बताने हैं। इसके बारे में क्या करना है, इसके बारे में आप लोगों को 4 स्टेटमेंट्स बताने। तो कौन सी बात इसके बारे में बिल्कुल ठीक कही गई है। यस डियर स्टूडेंट्स, और जितने भी बच्चे हेलो हाय कर रहे हैं सभी को नमस्ते नमस्कार। आपसे बोला गया है कि देखिए आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी वस्तु को पानी के अंदर डुबोते हैं उस पर एक अपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड फोर्स लगता है। अगर मैं चीज को नीचे की तरफ डुबो रही हूँ तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम बाइंड फोर्स कहते हैं, बायंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइंड फोर्स कहते हैं, बायंसी कहते हैं। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना। और ये बोला जाता है कि जितनी चीज डुबोई है, जितनी चीज हमने डुबोई है उतना ही पानी हट जाता है। जैसे जितनी चीज का वजन डूबेगा उतना ही पानी आप लोगों का हट जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान 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 से समझना। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर बॉइंड फोर्स तो लग रहा है बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल शानदार वाली बात है, लेकिन यहाँ पर क्या बाइंड फोर्स कम लग रहा होगा, ज्यादा लग रहा होगा, या आप लोगों का इक्वल लग रहा होगा, बराबर लग रहा होगा? तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में, फटाफट से मुझे बताइए प्लीज प्लीज प्लीज, बातें मत करिए। जिसने भी तक वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर नहीं करा है, सभी के सभी एक बार वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा आप लोगों का, अगर 1/4 है, अगर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का 1/4 उसका भाग है, तो बॉइंड फोर्स क्या लग रहा होगा, ग्रेट लग रहा होगा ऑब्जेक्ट से ज्यादा। तभी तो वो चीज कैसी है, तभी तो वो चीज आप लोगों की तैर रही है, डूबी नहीं है। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन। जितने भी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ऑप्शन बताया है बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए फटाफट से बढ़ते हम थोड़ा सा आगे की तरफ, और अगला सवाल है आप लोगों का ये रहा। भाई आप लोगों के एसर्शन और रीजन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। आपको क्या करना है, आपको बताना है किस चीज के बारे में कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है ना। आपके पास 2 स्टेटमेंट है, मैं थोड़ा सा साइड हट जाती हूँ। हाँ अंजलि, मैं साइड हट जाती हूँ पढ़ाते समय, आप मुझे जरा स्टेटमेंट बता दीजिए। जी गुड आफ्टरनून। आपसे बोला गया है कि जब एक इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वायर से, तो वायर आप लोगों के मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं। इसी को अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताया था। बात बिल्कुल सही है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो जब पहली स्टेटमेंट सही है तो आप लोगों का ये 4th ऑप्शन तो कभी भी नहीं हो सकता, तो फटाफट ये ऑप्शन काट दो। सेकंड स्टेटमेंट में आप लोगों से क्या बात कर रहा है कि तार अधिकतर चुंबकीय पदार्थ के बने हुए होते हैं, तो ये भी बात सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट का पूरक स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि आप लोगों का स्टेटमेंट ही पूरी तरीके से सही नहीं बता पा रहा है। या दूसरी सबसे बड़ी बात, आप लोगों से बोला गया है कि जनरली आप लोगों के मैग्नेटिक मटेरियल से मिलकर बनी हुई होती है। देखिए कॉपर भी आप लोगों का मैग्नेटिक मटेरियल है। बी आपका रॉन्ग नहीं है डियर स्टूडेंट्स, बी सही है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन बी आप लोगों का ए का क्लियर ऑप्शन नहीं है। मेरी बात ध्यान से यहाँ पर सुनिए, ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन बी स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट के बारे में कोई भी सही बात नहीं बता पा रहा है। इसका जो सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, सरू चौधरी और अमृता, क्या बातें हो रही हैं क्लास में, मैं क्या बोल रही हूँ वो तो सुन लो ध्यान से। लेकिन आप लोगों का जो बी ऑप्शन है वो ए ऑप्शन का पूर्ण तरीके से कवरेज नहीं दे पा रहा है, तो इस हिसाब से आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन भी आप लोगों का गलत है। अब आपको यहाँ पर बताना है किस चीज के बारे में। अब आपको यहाँ पर ए ऑप्शन तो नहीं है, आपका डी ऑप्शन भी नहीं है। ए ऑप्शन इस वजह से नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों
क्योंकि आप लोगों का ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है। इसको ये कहना चाहिए कि जहां जहां पर आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके चारों तरफ एसोसिएशन में आप लोगों का क्या आ जाता है, आप लोगों का मैग्नेट आ जाता है, आप लोगों की मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। अगर इसका जवाब कुछ ऐसा होता तो आपका आंसर सही होने के पूरे पूरे चांसेस नहीं थे, लेकिन बी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है, किसी भी कीमत पे दे पा रहा है, तो इसका सही आंसर है ये। यहाँ पर यूजुअली लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चुंबकीय पदार्थ। तो जैसे आप लोगों का कॉपर का वायर है, तो कॉपर आप लोगों का डायमैग्नेटिक है, तो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस से तो मिलकर बना हो सकता है, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। अगर ये लिखा हुआ होता कि हमेशा मैग्नेटिक चीजों से मिलकर बना हुआ है तो शायद आप लोगों का गलत हो सकता था, लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हम फर्स्ट ऑप्शन पे कभी नहीं जाएंगे और हम डी ऑप्शन पर भी नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, आप लोगों से बात की जा रही है किस चीज के बारे में कि भैया अश्मिता कोई लड़की है। मैं साइड हट जाती हूँ, आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से, इसके बाद मैं आपको कुछ कायदे के पॉइंट्स लिखवाऊंगी, 4-5, वो पॉइंट्स आप सभी को ध्यान रखने हैं। यहां पर मैं आप लोगों को एक 3-4 पॉइंट्स लिखवा देना चाहती हूँ। पहले क्वेश्चन हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, पहले आप 3-4 पॉइंट जरा मैग्नेट के बारे में ध्यान दे लीजिए। देखिए, जितने भी आप लोगों के इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जितनी भी आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उससे एसोसिएटेड होती है, उससे एसोसिएटेड होती है आप लोगों की मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब है जहां पर आपका विद्युत क्षेत्र है, जहां पर क्या है आप लोगों का विद्युत क्षेत्र है, उसके आसपास आप लोगों का चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। ये बात तो बिल्कुल तय है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। खास तौर पर अगर किसी तार में करंट बह रहा हो तो वहां पर आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पाई जाएंगी। यहाँ पर आप लोगों के दोनों क्षेत्र पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप लोगों से कोई चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करें तो आप लोग समझ जाना कि हमेशा आप लोगों के कर्व्स होते हैं। इन शक्ल कैसी होती है, इनकी शक्ल आप लोगों की कुछ ऐसे कर्व्स बने होते हैं। उनकी शक्ल कैसी होती है, आप लोगों के वृत्ताकार होता है, यानी आप लोगों के सेमी सर्कुलर और क्लोज्ड होते हैं। कैसे होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक दूसरे से भिड़े हुए होते हैं, बहुत ही क्लोज स्ट्रक्चर्स आपके होते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। कर्व्स भी होंगे तो कैसे कर्व्स होंगे, आप लोगों के क्लोज होंगे, एक दूसरे से जुड़कर बने हुए होंगे। भाई क्लास में जितने भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स मुझे नमस्ते नमस्कार कर रहे हो, सभी को नमस्ते मेरी तरफ से, लेकिन मैं एक एक स्टूडेंट का नाम लेकर नहीं बता सकती हूँ, तो सभी को नमस्ते नमस्ते, ये बात आप ध्यान रखना। तीसरी सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आप लोगों से एक चीज पूछ ली जाती है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कि दो लाइन, चाहे आप विद्युत की बात कर लो चाहे इलेक्ट्रॉन इसकी मैग्नेट की बात कर लो, दो लाइन आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। दो लाइन आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ये बात ध्यान रखना। तो टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा होगा तो हमारी दो डायरेक्शंस मिलेंगी, और दो डायरेक्शन मिलना बिल्कुल बेकार बात है, बिल्कुल फिजूल की बात है। अगर आप मुझसे बोलो कि मैम आप किस डायरेक्शन में खड़ी हो, तो मैं आपको अपनी डायरेक्शन बता सकती हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर इस केस की बात की जाए तो मैं आपको अपनी दो डायरेक्शन बताऊंगी, आधे बच्चों को मैं वेस्ट में नजर आऊंगी, आधे बच्चों को मैं ईस्ट में नजर आऊंगी, तो मेरी कोई डिफाइंड डायरेक्शन ही नहीं है। उसी प्रकार से अगर किसी भी पॉइंट पर आपसे फील्ड पूछी जाएगी तो आपको दो डायरेक्शन नजर आएंगे, जो कि बिल्कुल संभव नहीं है। एक इंसान एक समय पर एक ही जगह तो नजर आएगा, दो जगह थोड़ी नजर आ जाएगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं, किस केस में, मैग्नेट के केस में। चलिए, बाकी जो पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी वो मैं क्वेश्चन के साथ ही लिखवा दूंगी आपको। नेक्स्ट, आप लोगों से बात की जा रही किस चीज के बारे में कि पित्त की थैली निकालने के ऑपरेशन के बाद अस्मिता को अपने भोजन में चिकनाई
कम करने की सलाह दी जाती है। अधिक मात्रा में अमाशय जूस के स्राव के कारण अम्लता हो जाती है। कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है? क्वेश्चन पढ़िए और फटाफट जवाब दीजिए। और जितने भी बच्चे क्लास में आज पहली बार आए, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को शेयर नहीं करा है, सभी के सभी एक बार जबरदस्त तरीके से वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करेंगे। पेपर सेकंड है भाई, ये पेपर सेकंड साइंस। मेरा क्लास 3 बजे से स्टार्ट होता है। हाँ भाई हाँ, अस्मिता को जो ये एडवाइस दी गई है बिल्कुल सही दी गई है। दूसरी बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक दूसरे के बारे में सही बात नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो। मेरी बात सुनना, ए स्टेटमेंट भी सही है, बी स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन ये एक दूसरे को तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो ये सिस्टम क्या है वो मैं आपको अभी बताने जा रही हूं। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का सेकंड ऑप्शन। इसका सही आंसर है आप लोगों का सेकंड ऑप्शन, सॉरी थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही है। एक दूसरे को बिल्कुल तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताती हूं अभी। फटाफट थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान दीजिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में। दोस्त, आप लोगों से बात की जा रही है फिलहाल लीवर की। लीवर की बात मैं क्यों कर रही हूं मैं आपको अभी बताऊंगी। क्योंकि ये जो आपका लीवर होता है, ये क्या करता है, आप लोगों का प्रोडक्शन ऑफ बाइल करता है। किस चीज का प्रोडक्शन करता है? आप लोगों का पित्त का निर्माण करेगा। और ये जो आप लोगों का पित्त है, ये जो आप लोगों का बाइल है, ये किसके पास जाता है? ये जाता है आप लोगों के गॉल ब्लेडर के पास। दोनों स्ट्रक्चर्स को ध्यान रखेंगे, जिसको हम पित्ताशय बोलते हैं। तो इस पित्ताशय में केवल संचय होता है, ओनली स्टोरेज। और ये जो आप लोगों का बाइल था, ये किस चीज में मदद कर रहा था? ये आप लोगों के डाइजेशन ऑफ फैट में मदद करता है। ये मदद करता है आप लोगों के डाइजेशन ऑफ फैट में, यानी आप लोगों के वसा के पाचन में मदद करता है। ये मदद करेगा आप लोगों को वसा के पाचन में मदद करेगा। तो यहां से आपने एक बात सीखी कि लीवर से बनता है आप लोगों का बाइल, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, यानी आपके यकृत से। ये जो बाइल है, पित्त है, ये स्टोर होगा कहां पर? गॉल ब्लेडर में, पित्ताशय में सिर्फ स्टोर होता है। सोचो, अगर डॉक्टर आपके पेट से गॉल ब्लेडर ही बाहर कर देगा तो आप चिकनी चीज खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? वो इस वजह से नहीं खाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि भैया आपकी जो शरीर में चिकनाहट है वो तो दूर ही नहीं हो पाएगी। उसका डाइजेशन कौन करेगा? कोई भी नहीं कर पाएगा उसका डाइजेशन। अभी अभी तो बताया, क्योंकि बाइल किस चीज में मदद कर रहा है? डाइजेशन ऑफ फैट में मदद कर रहा है। यहां तक बात बिल्कुल सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? सेकंड स्टेटमेंट आप लोगों के पेट के बारे में बता रहा है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। ये बात बिल्कुल सही बता रहा है भाई। आप लोगों को पढ़ना है किस चीज के बारे में? अगले स्टेटमेंट के बारे में। अगले स्टेटमेंट में बता रहा है कि ये जो आप लोगों का पेट होता है, दिस इज योर स्टोमक। तो स्टोमक में आपका HCl प्रोडक्शन भी होता है, और आप लोगों के बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस भी होते हैं, जिसे जटल रस बोला जाता है। और ये आप लोगों का हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये क्या होता है आप लोगों का? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोनों क्या करते हैं? आपके शरीर में अम्ल बनाते हैं। क्या करते हैं? आप लोगों के एसिडिटी क्रिएट करते हैं आपके पेट में। तो जो आपके पेट में एसिडिटी होती है मेरे प्यारे दोस्तों, वो किस वजह से होती है? इस वजह से होती है। तो आप लोगों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट के बारे में कंप्लीट जानकारी हमें नहीं देता, जिस वजह से हम सी ऑप्शन लगाएंगे। क्योंकि सी ऑप्शन में क्या बता रहा था कि पहली बात भी सही है, दूसरी बात भी सही है, लेकिन आपस में दोनों का कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। जिसने एक बार स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सभी चीजों का।
यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है? चलिए जल्दी से बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, और अगला सवाल है आप लोगों का ये रहा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट आप लोगों से बोला जा रहा है कि जो आप लोगों के डाइवर्जेंट क्वेश्चंस होते हैं वो प्रमोट करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग को, और कन्वर्जेंट क्वेश्चन बहुत ही बेटर सुइटेड होते हैं हॉलिस्टिक असेसमेंट के। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चन से रूबरू करवाना चाहती हूँ। एक प्रकार के क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के ओपन एंडेड, और एक क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के क्लोज्ड। क्लोज्ड में कितनी आंखें होती हैं? 2 आंखें, 2 आंखें। कितनी आंखें होती है? ओपन कोई भी 5 फलों के नाम, समझ पा रहे हो? अपनी मर्जी से कोई भी 5 फलों के नाम बता दो, कोई भी, आपकी चॉइस है, आपकी इच्छा है। तो जो आप लोगों के डाइवर्जेंट किस्म के क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं ओपन, डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है कि कुछ भी बता दो, बस आप लोगों को आंसर बताना है। आप लोगों के जो कन्वर्जेंट किस्म के क्वेश्चन होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो होते हैं आप लोगों के क्लोज्ड। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, डाइवर्जेंट क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग को खोलने के लिए बहुत काम आते हैं, आपके दिमाग की सारी खिड़कियां खोल देते हैं। लेकिन कन्वर्जेंट क्वेश्चन आप लोगों के बेटर नहीं होते, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस आप लोगों के बेटर नहीं होते। तो जिस बच्चे ने मुझे फर्स्ट ऑप्शन बताया है, आंसर बिल्कुल ठीक है कि ए तो सत्य बात है, बी एकदम असत्य बात है। वेरी वेरी गुड। तो ये वेरी वेरी गुड, सभी को बिल्कुल सही आंसर दिया है आप सभी ने। जितने भी क्लास में स्टूडेंट हैं जिन्होंने बताया है, बिल्कुल सही बताया है। चलिए दोस्त, शानदार भाई। क्लास को लाइक करते चलेंगे सभी के सभी, और क्लास को शेयर करते चलेंगे सभी के सभी। नेक्स्ट आप लोगों से बात हो रही है किस चीज के बारे में, कि एक जांच उन्मुख कक्षा 6 में चुंबक विकास विषय का परिचय देने के लिए इनमें से कौन सा मेथड बिल्कुल सही है। रोमाना शायद से उसका सेकंड लगाया था, थर्ड लगाया था, देख लेना प्लीज एक बार अपने आप। प्लीज टेल मी द आंसर। साइड हट जाती हूं मैं, आपके सामने सवाल है, उस सवाल का जवाब दे दीजिए आप। राहुल बातें मत करो यार, मुझे कमेंट्स भी दिखते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं आंखें बंद करके खड़ी नहीं हुई हूँ क्लास में। तो क्या मैं आप लोगों को साइंटिफिक डेफिनेशन सुनाऊं कि मैग्नेट ऐसे 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 होता है? आपको ज्यादा अच्छा लगेगा? नहीं, मैं आप लोगों को प्लेन सोर्ट एक्टिविटीज में लगाऊं, मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें दूं जिसमें मैग्नेट भी होगी, जिसमें लोहे के सामान भी होंगे, प्लास्टिक के सामान भी होंगे। तो आप अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करके अगर मैग्नेट के बारे में बताओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं मैग्नेट के बारे में आपको डेमो दूं तो डेमोन्स्ट्रेशन का कोई मेथड नहीं है, या मैं आपको सिंपल पेज के 2 पार्ट्स करवाऊं, एक तरफ नॉन मैग्नेटिक एक तरफ मैग्नेटिक चीज लिख दूं तो ज्यादा सही रहेगा। तो भाई ये भी सही नहीं रहेगा। इसका सही आंसर है आप लोगों का बी ऑप्शन, क्योंकि आप बच्चों को चुंबक और तथा उसकी वस्तुओं से रूबरू करवाने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करवाने ही होंगे, और एक्सपेरिमेंट के लिए आपके पास एक्सपेरिमेंटल सामग्रियां होनी चाहिए। इसका सही आंसर है आप लोगों का बी ऑप्शन। बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत तकड़ा। चलिए भाई बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आप लोगों का, बहुत गुड 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 गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ये, आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ साइंटिफिक थ्योरी। साइंटिफिक मैम सी क्यों सही नहीं रहेगा? सरू केवल डेमोन्स्ट्रेशन देना सही थोड़ी है। अगर मैं आप लोगों को किसी भी चीज के बारे में बताऊं, अगर मैं आप लोगों को फूल के बारे में बताऊं कि फूल की पंखड़ियां होती हैं, पत्तियां होती हैं, उसमें ओवरीज है, पॉलन ग्रेन्स है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, दूसरा बीज बन जाता है, फल बन जाते हैं, तो वो एकदम जायज बात नहीं है। मैं अगर क्लास में फूल लेकर आऊं, मैं एक एक पत्ती तोड़कर आपको दिखाऊं कि भैया ये पत्ती होती है, फूल के जो ऊपर पीला पीला लगा होता है वो पॉलन ग्रेन्स होता है, तो जो चीज हम डेमो करके दिखाते हैं वो बच्चे के दिमाग पे ज्यादा असर डालता है एज कम्पेयर टू कि मैं उसको सिर्फ डेमो बता दूं कि ऐसे 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 होता है। वो चीज संभव नहीं है, ठीक नहीं है। हाँ जी, चले नेक्स्ट साइंटिफिक थ्योरी।
तो साइंटिफिक थ्योरी सिर्फ और सिर्फ कथनों के समुच्चय होती हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी सही बात नहीं रहेगी, तो बिल्कुल सरासर जाती है हमारे वैज्ञानिकों के साथ। वैज्ञानिक सिद्धांत प्राकृतिक परिघटनाओं के यादृच्छिक अनुमान होते हैं। तो ये देखिए आपके रैंडम गैसेस तो नहीं होते, ऐसा थोड़ी, वो बेचारे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के बेसिस पे, जब तक आप एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं कर लेते उसके बेसिस पे ही आपको सारी चीजें बताई जाती हैं। चलो भैया हम साइड हट गए, पहले तुम क्वेश्चन पढ़ लो आराम से। जब आप लोगों का पढ़ जाए क्वेश्चन तो बता देना। ये फैक्ट के आधार पर भी नहीं होती, लेकिन जो आप लोगों की साइंटिफिक थ्योरी होती है वो बराबर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाती है फिनोमिना बेस्ड चीजों का, एम्पेरिकल एविडेंस, लॉजिक और डिबेट्स। जब कोई साइंटिस्ट किसी नई चीज के बारे में बताता है तो ऐसे नहीं वो बता देता और किताबों में छप जाती है जी, उसको बराबर एक्सपेरिमेंट, अपने ऑब्जर्वेशन, क्या सोचा था, बहुत सारे लोगों के बहस के जवाब देने होते, तब जाकर कोई ना कोई थ्योरी प्रूफ होती है। आपने अधिकतर अब तक पढ़ा ही होगा कि उस साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी थी डाल्टन के अकॉर्डिंग। एटम को तो तोड़ ही नहीं सकते थे भाई, लेकिन एटम तो फिर भी टूटा, तो डाल्टन की थ्योरी गायब। बायोलॉजी में भी बहुत सारी थ्योरी गायब, लेमार्क की, डार्विन की बहुत सारी थ्योरी गायब, ठीक है। इवन बाकी सब छोड़ो, न्यूटन के लॉ में भी जो करेक्शन करा गया था, लाप्लास करेक्शन बोलते हैं, 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अगर आप अपनी बात प्रूव करने में समर्थ हैं, ठीक है, 1000 सवालों के जवाब देने में समर्थ हैं तो ठीक है, अगर नहीं दे सकते हैं जवाब तो आपकी थ्योरी पे बहस होता है, डिबेट होती है शानदार वाली। चलिए नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करूंगी किस चीज के बारे में कि एज एप्रोप्रिएशंस ऑफ कंटेंट, प्रोसेस, लैंग्वेज, पेडागोलॉजिकल प्रैक्टिसेस हेल्प्स इन इंश्योरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ पढ़ना तो अभी भी पढ़ता है, क्या कर सकते हैं। एम कुमार कल से मैं ऐसे ही करवाऊंगी जैसा आप चाहते हैं, आप परेशान मत होइए। चलिए फटाफट, निम्न में से कौन सी वैधता विज्ञान के पाठ्यक्रम की सामग्री, प्रक्रिया, भाषा और शैक्षणिक अभ्यास का आयु उपयुक्त होना दर्शाती है? कौन सी चीज है ऐसी? क्या हम इसको इथिकल कहेंगे, इसको हम कंटेंट कहेंगे, प्रोसेस कहेंगे, कॉग्निटिव कहेंगे, क्या कहेंगे? तो देखिए ना तो ये इथिकल है, नीति परक तो इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। ना ही हम किसी प्रोसेस को अपना रहे हैं, ना हम किसी प्रक्रिया को अपना रहे हैं, तो इसका सी ऑप्शन भी नहीं है। अब बचते हैं आपके पास दो ऑप्शन। तो इसमें किसी भी कंटेंट यानी विषय वस्तु की वैधता के बारे में हमें कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो ये क्या है आप लोगों का? संज्ञानात्मक है, यानी विच डायरेक्टली रिलेट्स विद योर माइंड, ठीक है, जो आप लोगों के माइंड रिलेटेड चीजें हैं उसके बारे में बात हो रही है, तो दिस इज योर संज्ञात्मक। और आपकी खुशी और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि भाई आप लोगों का जो PYQ चल रहा है ना, ये दिसंबर के PYQ चल रहे हैं आप लोगों के, जो अभी चल रहे हैं क्लास में। तो आप लोग फिर भी बहुत अच्छे से मतलब सारे जवाब दे रहे हो आप लोग, क्वेश्चन आंसर्स, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 30 में से कम 28 नंबर तो आप लेकर ही आओगे। इससे कम नंबर आप बिल्कुल मत लाना। 30 में से 28 नंबर तो आप लोगों के मिनिमम होने चाहिए, और 30 में से 30 नंबर आए तो फिर बात ही क्या है जी, दिल खुश हो जाएगा फिर तो। चलें बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, और अगला सवाल है आप लोगों का ये, आपसे पूछा जा रहा है कि ऑब्जर्वेशन कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज, प्रेक्षणों की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और आप देख भी पा रहे हैं। 7वें क्लास में जितने भी स्टूडेंट अभी मेरे साथ जुड़े हैं सभी के सभी एक बार जोरदार तरीके से वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। अच्छा साइंस बहुत वीक है, तो साइंस वीक नहीं रहेगी, रोज क्लास में 3 बजे जुड़ जाया करो दोस्त। ठीक है ठीक है एम कुमार, मैं कोशिश करूंगी। अब मैं जितनी भी आप लोगों के जेनरिक सेशंस लगाऊंगी कुछ टाइम बाद, 1-2 दिन बाद, अभी तो मेरा गला बहुत खराब है, तो मैं आप लोगों की साइंस की कोई भी थ्योरी एक्सप्लेन करा करूंगी एग्जाम्पल सहित, वो आप जरूर देखा करो। चले दोस्त
यहाँ पर बात चल रही है किस चीज के बारे में, तो कंक्लूजन ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, descriptive statements about natural phenomena that are accessible to senses, clear and detailed explanation of natural phenomena, और arguments formulated in the favor of a particular line of reasoning। इस केस में आर्ग्यूमेंट्स करने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी भी सूरत में। अगर स्टूडेंट्स अगर आर्ग्यूमेंट्स की बात करें तो बहस करनी है करो, लेकिन बहस का कोई भी पर्टिकुलर मुद्दा बिल्कुल होना चाहिए आप लोगों की क्लास में, आप लोगों की समझ में। तो जितने स्टूडेंट्स मुझे डी ऑप्शन बता रहे हो तो सबसे पहले हम वही काटते चलेंगे। देखिए जितने भी आप लोगों के कंक्लूजन्स होते हैं, न्यूमेरिकल डाटा से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सपेरिमेंटल डाटा से आप लोगों का फर्क पड़ता है। तो ना आपका सेकंड ऑप्शन है ना आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन है। क्लियर और डिटेल एक्सप्लेनेशंस होने चाहिए किस चीज के, आप लोगों के नेचुरल फिनोमिना के। तो यहाँ पर भी हम बेसिकली किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम बेसिकली आप लोगों के एक्सप्लेनेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ये एक्सप्लेनेशन ऐसे था, उसका एक्सप्लेनेशन वैसे था। और अगर हम आप लोगों से अंशों में पेडागोजी कंप्लीट करवा दूंगी, पहले मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लूं। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि आपकी प्रेक्षणों की सर्वोत्तम परिभाषा इंद्रियों द्वारा अभिगम्य प्राकृतिक परिघटनाओं की विवरणात्मक? कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो आप लोगों को ए ऑप्शन लगता है और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो आप लोगों को सी ऑप्शन लगता है? और क्यों लगता है? ये क्वेश्चन तो एक बहस का मुद्दा है और काफी तगड़ा क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग हमेशा और हमेशा यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो चीज आप लोगों ने महसूस करी है और जो चीज आप लोगों ने देखी है, आप उसका बहुत ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर पाते हो एज कंपेयर टू क्लियर और डिटेल एक्सप्लेनेशंस। कोई अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आप लोगों का एक्सप्लेनेशन कर रहा है, जैसे कि मैं बोलूं कि मुझे एक बार प्रेस करते हुए करंट लगा था जी मेरे हाथ में, है ना, तो वो मैंने फील करा है करंट क्यों लगा था, मेरे हाथ गीले थे, उसका एक्सपीरियंस मैं बहुत अच्छे से लिख सकती हूँ एज कंपेयर टू आप। क्योंकि ये कहानी आपको भी पता है कि काजल मैम को प्रेस लगाते हुए करंट लगा था, पता है आपको, मैंने अभी बताइए। लेकिन मैं पूरी चीज एक एक चीज हूबहू ऐसे लिख सकती हूँ क्योंकि वो मैंने फील करी है, मेरे सेंसेस को फील हुई है। तो जितनी चीजें आप लोगों के नेचुरली सेंसेस को फील करते हुए होती हैं, ठीक है, वो आप लोगों का बेस्ट एंड बेस्ट होता है एज कंपेयर टू क्लियर और डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर ये नहीं होता तो आप इस पे जा सकते थे, लेकिन अगर हम आप लोगों से बेस्ट एंड बेस्ट की बात करें तो बेस्ट ऑप्शन आप लोगों का फर्स्ट रहेगा। हाय प्रीति, वेलकम टू द क्लास। आशीष शर्मा, मैं सब्जेक्ट वाइज कंटेंट करवा दूंगी, अभी थोड़ा टाइम दे दो बस मुझे। हाँ, अपने आप महसूस करके जो आप ऑब्जर्वेशन करते हो दैट आर द बेस्ट वन। चलो भाई, क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, उसके बाद जवाब दो आप लोग। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, भैया वीडियो को शेयर नहीं करा है, सभी के सभी एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे, वीडियो को शेयर कर लेंगे, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जी कोई दिक्कत यहां तक? तो चलिए इसका एक एक लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए, माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान के मूल्यांकन के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सी बात एकदम सही है, बिल्कुल शानदार तरीके से बोली गई है। आइए देखते हैं। सीखने के सभी पहलुओं को उचित महत्व दिया जाना आवश्यक है, स्थिति के अनुसार आंकलन की विधियों का लचीला होना आवश्यक है, बिल्कुल करेक्ट बात है भाई। तीसरी सबसे बड़ा, शिक्षक द्वारा किए गए अनौपचारिक अवलोकन मूल्यांकन हेतु प्रयोग में नहीं लाए जा सकते, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मतलब लाने चाहिए। कोई जरूरी थोड़ी कि जितनी भी आप लोगों की चीजें हों वो सारी फॉर्मल हो, इनफॉर्मल भी तो हो नहीं सकती हैं।
तो यहाँ पर अगर फॉर्मल होता तो एक बारी को ये स्टेटमेंट आप लोगों का सही हो सकता था, लेकिन सी ऑप्शन कुछ खास ठीक नहीं है। कोई सारी चीजें आप लोगों की औपचारिक नहीं हो सकती, अनौपचारिक तरीके से भी शिक्षक आपको समझा सकता है, वो तो शिक्षक की और आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। Assessment should focus on qualitative performance of the learners. मूल्यांकन को सीखने वाले के गुणात्मक प्रदर्शन पर केंद्रित होना चाहिए। क्या ये बात सच है? क्या ऐसा होना चाहिए दोस्त? ऐसा होना चाहिए क्या? जल्दी से बताओ भाई। ये सी स्टेटमेंट तो है ही नहीं, सी स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही बेकार है। तो जहां आप लोगों का सी है वहां पर आप कट कर दीजिए। इसका सही आंसर होगा आप लोगों का ए, बी और डी। हाँ भैया, बिल्कुल केंद्रित होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल केंद्रित होगा, तभी तो पता चलेगा आप लोगों की परफॉर्मेंस किस डायरेक्शन में जा रही है। इसका सही जवाब है आप लोगों का सी ऑप्शन। तो क्लास में उपस्थित जितने भी बालक हैं, बालिकाएं हैं, जिन जिनको ये सी ऑप्शन लगता है, बिल्कुल सही आंसर है। बहुत तकड़ा, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हम थोड़ा सा आगे की तरफ। आपसे ये बहुत ही लंबा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जरा पढ़ो पिंकी। लेकिन आप मुझे ये बताइए, कोई तो क्राइटेरिया होता है ना। देखिए जितने भी आप लोगों के टेस्ट वगैरह भी होते हैं, तो उसमें हम अधिकतर, मान लो 10 नंबर का टेस्ट है, तो मेरे 10 में से 1.5 नंबर आए, मेरे 10 में से 2 नंबर आए हैं, तो एटलीस्ट मेरी इस परफॉर्मेंस से, मेरे इस प्रदर्शन से ये पता लग पा रहा है कि मेरे सीखने में या मेरे और मेरे अध्यापक के कम्युनिकेशन गैप में काफी बढ़िया वाला अंतर है। तभी तो हम उस बच्चे को रिमीडियल टीचिंग देंगे, तभी तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे और उसमें कहाँ गैप आ रहा है, उसको फिल किया जाएगा। मतलब ये चीज केंद्रित होनी चाहिए, आपके दिमाग में होनी चाहिए ये सारी बातें, लेकिन आप उस पर जोर नहीं देंगे। ये स्टेटमेंट नेगेटिव तब होता जब यहाँ पर जोर दिया जाता है इस चीज पे कि आपको बच्चे की क्वांटिटी ही देखनी है, क्वालिटीज नहीं देखनी है। अब आपका ये अभी एक मिनट साइड होंगी मैं बाद में, पहले मैं बात कंप्लीट करके जाऊंगी अपनी। अब आपका ये सीटेट हो रहा है, तो आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है ना। क्या सीटेट ये बेस है कि मतलब कोई बहुत इंटेलिजेंट है, किसी का सीटेट क्लियर नहीं हुआ तो उसकी मेहनत में कोई कमी थी? नहीं, वो पॉइंट ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर रहा था कि आप बच्चों को हमेशा नंबरों के ऊपर जोर दो, पर आपका ध्यान तो उस चीज पे केंद्रित होना चाहिए ना। ये बात है। आशीष सिंह फॉर्मेटिव से होता है। चलिए आप लोगों का ये सवाल है, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे मैम आप साइड हट जाओ, हमें क्वेश्चन पढ़ना है। तो भैया पढ़ो क्वेश्चन। अब कैसे नहीं पढ़ रहे क्वेश्चन? आप पढ़िए। आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे देश में जो लोग सामान्य बीमारी जैसे फ्लू, डायरिया, बुखार इत्यादि से पीड़ित है, वे चिकित्सक से मशवरा नहीं करते बल्कि अपने आप ही दवाइयों का उपयोग कर लेते, जिससे स्वास्थ्य की परेशानी उत्पन्न हो सकती हैं। कक्षा 8 के विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें उन्हें आसपास के गांव के लोगों की स्वचिकित्सा प्रणाली का अध्ययन करना है। निम्नलिखित में से विज्ञान के कौन कौन से सूचक को वो सीख रहा है? यहाँ पर संवाद करने के लिए तो कहीं नहीं गया, वो कम्युनिकेट तो नहीं करने गया है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, वो कम्युनिकेट करने तो बिल्कुल भी नहीं गया है। ना उसने कोई भी पूर्व आलोकन लगाया, यानी प्रिडिक्शन जहां जहां पर है वो चीज तो है ही नहीं भाई। उसको उसके टीचर ने एक बात समझाई है, उसको समझाने के बाद उसको विश्लेषण करना है कि ऐसा क्यों होता है ना, तभी तो वह एनालिसिस करेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि उसको संवाद करना है। क्या करना है? उसको कम्युनिकेट करना है कि किस किस के साथ ऐसा हुआ है, उसने क्या करा था, क्यों करा था। और सबसे अंत में उसको जो प्रोजेक्ट मिला है, यानी उसको आंकड़े इकट्ठे करने हैं। उसको क्या करने हैं मेरे प्यारे दोस्तों? उसको किसी भी प्रकार से आंकड़े इकट्ठे करने। और जब आंकड़े इकट्ठे करने होते हैं, जब आंकड़े इकट्ठे करने होते हैं, जब आप लोगों के आंकड़े इकट्ठे करने होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये आप लोगों का प्रोजेक्ट होता है। यानी आप लोगों का जो डाटा कलेक्शन का काम है वो ही स्टूडेंट को दिया गया है। तो ये तीनों क्वालिटीज आप लोगों की चौथे ऑप्शंस में दी गई हैं, चौथे ऑप्शंस में दी गई हैं। तो जितने स्टूडेंट्स को लगता है कि ये मेरी तरह बिल्कुल करेक्ट है, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, यहाँ तक कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो आप बता सकते हो, पूछ सकते हो।
चलिए बढ़ते हम थोड़ा सा आगे की तरफ और अगला सवाल हम देखेंगे बहुत ही तरीके से। अगला सवाल है, आप लोगों से बोला जा रहा है किस चीज के बारे में, आप पढ़िए और बताइए। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको मेरी क्लास का टाइम पता लग जाए। अब मैं 10 दिन लगातार आप लोगों को PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करवाऊंगी साइंस पेडागोजी के, और एक बार आप लोग साइंस पेडागोजी कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद मैं जनरल साइंस से स्टार्ट करूंगी। जनरल साइंस के बाद में पूरे पेपर करवाऊंगी आप लोगों से। फिर मुझे बताना 30 में से कितने कितने नंबर बैठ रहे हैं साइंस में तुम लोगों के। चलो भाई बताओ। विज्ञान के शिक्षण में जांच पड़ताल आधारित अधिगम के लिए निम्न में से किसके सिवाय सभी स्वीकृत गुणधर्म है? क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए? बच्चों को अपने संसार में समझने वाली बच्चों की क्षमता की गहन विकास है। यह समझता है कि बच्चों से वैज्ञानिक की तरह बहस करने और कारण ढूंढने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। क्यों भाई, ये तो गलत बात है ना, ये तो बिल्कुल बात है, अपेक्षा की जा सकती है। भाई इतने सवाल जवाब हम लोग और आप लोग नहीं करते जितने छोटे बच्चे करते हैं। 4-5 साल का बच्चा पूरा दिमाग खा लेगा, ये क्यों है, कैसा है, कब है, क्यों है, किस तरह है। 50 सवाल उसके दिमाग में आएंगे और 50 के 50 सवाल से आपका दिमाग खाली कर देगा। कभी कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि क्यों इतने क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो किसी भी बच्चे के अंदर कोई भी वैज्ञानिक प्रवृत्ति हो सकती है, किसी भी टाइम उसके अंदर कोई भी सब्जेक्ट के प्रति उसका अपनापन बढ़ सकता है, उसका मन कर सकता है, कुछ भी पढ़ सकता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि बच्चों से वैज्ञानिक की तरह बहस करने और कारण ढूंढने की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बिल्कुल की जा सकती है। ठीक, ऑल राइट। तो इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ, मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो पहले मुझे नूडल्स खाने का बड़ा शौक था, मैं चाउमीन बहुत खाती थी अपने टाइम पे। तो मैं पहले ऐसे ही खा लेती थी, पॉक लिया ऐसे खा ली तो आधी चाउमीन नीचे गिर गई, आधी मुंह में आ गई, जैसे हम लोग खाते हैं। तो मेरी कज़न सिस्टर आई हुई थी जो कि लगभग उस टाइम होगी 6-7 साल की। मैंने उसको देखा, उसने कांटा ऐसे पकड़ा और ऐसे करके गोल गोल घुमाया, तो वो जो नूडल्स थे वो ऐसे घूम गए और उसने ऐसे खाया, मतलब एक भी नूडल सिंगल वैसे नहीं गिरा। तो मैंने भी उससे ये चीज़ सीखी। तो ये चीज़ कभी भी नहीं सोचनी चाहिए कि हमसे कम उम्र में अगर कोई है तो वो हमें चीज़ें नहीं सिखा सकता। भैया बहुत तरीके से वो आपको चीज़ें सिखा सकता है, मतलब शायद इतनी अच्छी तरीके से तो आपको या हमें भी नहीं आती होंगी ये सारी की सारी बातें। तो किसी भी उम्र के बच्चे से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो ये तो साइंस की दुनिया है भैया, साइंटिफिक बालक हो रहे हैं आजकल। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा जा रहा है किस चीज के बारे में? आप लोगों से पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एक प्रोडक्टिव मेथड होना चाहिए फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए? कौन सा एक प्रोडक्टिव मेथड होना चाहिए फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ साइंस के लिए? आपके पास 4 ऑप्शन है। अरे खूब एक्सपर्ट होते हैं छोटे छोटे बच्चे, हमें ऐसा लगता है कि मूर्ख बैठे हैं, लेकिन मूर्ख नहीं होते, बहुत तेज होते हैं, सारी बातें समझते हैं। चलिए प्लीज बताएं। और ये तो कम से कम वो बच्चे हैं जो मुंह से बोल लेते हैं, और जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं ना, जो मुंह से नहीं बोलते, जो इशारों में बता देते हैं। जैसे मैं एक आधे के चांटा लगा देती हूँ, जैसे घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 1-1, 1.5-1.5 साल के, जो तरीके से बात नहीं कर पाते। यू हैव टू टीच बात। ठीक है, तो वो लोग भी इशारों में बता देते हैं कि ऐसे और ऐसे ऐसे इशारे कर देते हैं कि मुझे मारा, और किसने मारा बता भी देंगे कि किसने मारा, नाम भले से नहीं जानते हो आपका। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो इसमें है आस्किंग चाइल्ड टू एक्सप्रेस देयर थॉट प्रोसेस। तो बिल्कुल सही बात है कि बच्चों को बताओ कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो वो क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज से आप उनका थॉट प्रोसेस जान सकते हैं, जो कि बहुत ही शानदार और बहुत ही उम्दा तरीका है। बहुत ही शानदार है और क्या है आप लोगों का बहुत ही उम्दा तरीका है। क्या हुआ? ऑलवेज। चलिए नेक्स्ट है आप लोगों का आखिरी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ साइंटिफिकली लिटरेट पीपल? है ना, ये बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है। कौन बताएगा मुझे इसके बारे में? आज का आखिरी सवाल,
गुड इवनिंग पल्लवी शर्मा, वेरी गुड इवनिंग। किसी को कोई दिक्कत है, समस्या है, परेशानी, आप मुझसे बात कर सकते हैं। और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर दो, साथ में कुछ फायदा हो जाएगा। तो अगर आप लोगों से बात की जाती है किस चीज के बारे में, अगर आप लोगों से बात की जाती है कि कोई इंसान है जो आप लोगों का क्या है, आप लोगों का साइंटिफिकली लिटरेट पर्सन है, तो उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? क्या वो बहुत सारी डिग्रीज इकट्ठी करके बैठा हो अपने पास, मेरे पास ये डिग्री भी है, मेरे पास वो डिग्री भी है, ऐसे वैसे दुनिया की सारी डिग्रीज तो लेना मुमकिन नहीं है, लेकिन 6-7 डिग्रीज हैं उसके पास, लेकिन सोचने समझने की शक्ति तो है नहीं। डिग्रीज तो आप रटने के बेसिस पे भी इकट्ठी कर सकते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि जिसके पास ढेर सारी डिग्रीज हो वही बहुत ही ज्यादा महान व्यक्ति है दुनिया में, ऐसा तो सही नहीं है ना दोस्तों। अभी मैं आप लोगों को बहुत ही शानदार वाली बात बताऊंगी, तो क्लास से भागने की जरूरत नहीं है। मेरी क्लास का रोज टाइम होता है 3 बजे, तो 3 बजे मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप लोग। दूसरी सबसे बड़ी बात है, क्या वो अपने इनफॉर्मल डिसीजन और अपने पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ के डिसीजन लेने में समर्थ है? हो सकता है। क्या वो बहुत अच्छा लिख सकता है किसी भी रिसर्च टॉपिक के ऊपर? लिखने से आप किसी की साइंटिफिक क्वालिटी तो नहीं बता सकते ना। मैं बहुत अच्छा लिख सकती हूँ, लेकिन क्या मेरे अंदर साइंटिफिक क्वालिटीज डेवलप हो रही हैं? नहीं हो रही हैं। तो ये सी ऑप्शन भी आप लोगों का बिल्कुल नहीं। या विज्ञान की सफलता की सराहना करने की क्षमता होनी चाहिए। मेरे अंदर तो है। मेरे अंदर तो बहुत क्षमताएं भरी पड़ी है, मैं साइंस की दिन रात तारीफ कर सकती हूँ। तो क्या मेरे अंदर साइंटिफिकली चीजें पॉसिबल हो रही हैं? नहीं हो रही हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं अपने डिसीजन लेने में समर्थ हूँ, सोशली भी, इमोशनली भी, फॉर्मली भी, तो मैं बिल्कुल सही कार्य कर रही हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। इसका सही आंसर है आप लोगों का बी ऑप्शन। इसका सही आंसर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? आप लोगों का बी ऑप्शन। तो क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं जिसको मेरी तरह बी ऑप्शन लग रहा है, वेरी वेरी गुड। अभी सभी को क्या करना है? अभी सभी स्टूडेंट्स को अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आपको क्या करना है मैं आपको बतला देती हूँ। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर क्रोम पे आना है। आप लोगों को कहां पर आना है? आप लोगों के क्रोम पे आना है। देखो यहाँ पर निधि मैम की क्लास भी चल जाएगी ब्रह्मास्त्र की। आप लोगों को क्रोम पर आकर अड्डा 247 पे जाना है। कहां पर जाना है आप लोगों को? अड्डा 247। फिर यहाँ पर अड्डा 247 पर आइए। यहाँ पर आपके ऑल कोर्सेज, टीचिंग का महापैक, ये मेरा बड़ा फेवरेट है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, वो इस वजह से मैं आपको बताती हूँ। जब आप इस टीचिंग के महापैक के एंट्री करेंगे, आप पेपर काउंट करना पहले, है ना। DSSS पेपर 1 पेपर 2, 2 पेपर हो गए। KVS पेपर 1 पेपर 2, सुपर टेट पेपर 1 पेपर 2, NVS पेपर 1 पेपर 2, यूपी टेट पेपर 1 पेपर 2, HTET पेपर 1 पेपर 2, MP टेट, रीट और आपका बिहार टेट। इतने सारे पेपर भाई, काउंट कर लो कितने बैठ रहे हैं। साथ ही में अगर मैं आप लोगों से व्यू ऑफर की यहाँ पर बात करती हूँ, आप जब यहाँ पर मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे Y518, Y518 इस्तेमाल करने पर मात्र आप लोगों का 3400 रुपए का पड़ेगा। कितने का पड़ेगा आप लोगों का? मात्र 3400 रुपए का पड़ेगा। ये बात आप लोग हमेशा और हमेशा ध्यान रखेंगे। साथ ही में इसकी 1 साल की वैलिडिटी है, तो 1 साल में जितने भी आप लोगों के पेपर आएंगे, आपका सिलेक्शन पक्का है, हर हालत में पक्का है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हम आपके लिए लेकर आए खास तौर पर सिलेक्शन किट। वो सिलेक्शन किट क्या है? खास तौर पर सीटेट के लिए है। तो फिर से आपको क्या करना है? ऑल कोर्सेज पे जाना है, टीचिंग पे जाना है, और आपको यहाँ पर सीटेट नजर आएगा। तो सीटेट में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? आप लोगों का ये रहा पेपर 2 के लिए सीटेट 2022-2023। इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या शानदार चीज मिल रही है? इसके अंदर आप लोगों को मिल रही है 360 घंटे की लाइव क्लासेस, 167 टेस्ट सीरीज, टेस्ट पेपर भैया, किताबें,
इसमें आप लोगों का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कंबाइन है, तो दोनों पेपर अलग अलग खरीदने की बजाय आप लोगों को क्या करना है, आपको इन दोनों पेपर के कॉम्बिनेशन खरीदने की जरूरत नहीं है ना। इसमें पेपर 1 तो आपको फ्री मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आप लोगों को पेपर 2 भी मिल रहा है, ये आप लोगों का कॉम्बिनेशन है। बात अगर मैं इसकी प्राइस की कर लेती हूँ तो यहाँ पर व्यू ऑफर पे जाइएगा, व्यू ऑफर पे जाने के लिए आप यहाँ पर Y518 और इसको अप्लाई कर दीजिए। इसको अप्लाई करने के बाद भाई सिर्फ 1600, मात्र 1600 रुपए का 6 महीने के लिए कितनी सारी चीजें। इसमें क्या है, आप लोगों का पेपर 1 भी है प्लस आप लोगों का पेपर 2 भी है, चांदी चांदी पेपर 1 भी है दोस्त और आप लोगों का पेपर 2 है। तो सोचो कितनी सारी चीजें आप लोगों को एक साथ मिल रही हैं यहाँ पर। जो देखिए, अगर आप साइंस साइड वाले स्टूडेंट है, सारे साइंस के ही बैठे हो क्योंकि साइंस की क्लास में, तो आप पेपर 2 लीजिए, इसके साथ पेपर 1 की भी सारी चीज आप लोगों को बिल्कुल फ्री फंड में मिलेंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है, टाइम आपको पता है मेरी क्लास का क्या होता है, हमेशा दोपहर 3 बजे। बहुत सारे बच्चों की शिकायत रहती है कि मैम नहीं मिल पा रही है आपकी क्लास, क्या करें कैसे करें। तो जैसे ही आयुष सर क्लास ऑफ करते हैं, बस 3-4 मिनट बाद या हद से 5 मिनट बाद मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो आयुष सर की क्लास से डायरेक्ट आप मेरी क्लास में जंप हो जाया करो, ठीक है दोस्तों। तो आयुष सर की क्लास जहां खत्म हुई वहीं पर मेरी क्लास स्टार्ट हो गई, तो ज्यादा तकलीफ की आप लोगों को जरूरत ही नहीं है। आराम से आप लोगों का सारा साइंस मेरे हाथ में बिल्कुल कवर हो जाएगा। तो पहले PYQ करेंगे हम लोग, थ्योरी स्टार्ट करेंगे, थ्योरी और PYQ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों के प्रैक्टिस सेशंस लगाएंगे और प्रैक्टिस सेशंस के बाद मेरे प्यारे दोस्तों थोड़े थोड़े मॉक टेस्ट या मैं आप लोगों को अदर स्टडी मटेरियल भी बता दूंगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, नमस्ते नमस्कार। आप सभी को क्लास कैसी लगी है बताना बिल्कुल 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 नहीं भूलेंगे आप मुझे। अभी क्लास ओवर होने के बाद ऑफलाइन कमेंट बॉक्स खुलेगा जहां पर आपको बताना है मेरी क्लास कैसी लगती है। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, नमस्ते।